हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस सीरीज़ का डिकोडिंग सीरीज़ का हमारा तीसरा लेक्चर है। तो तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे GS4 के बारे में, मतलब एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो इसको हम करते हैं डिकोड। तो वही हमारा जो देखते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या रहता है कि सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के बाद हम PYQ देखते हैं, PYQ के बाद फिर रिसोर्सेज देखेंगे, फिर स्ट्रेटजी देखेंगे, है ना। आज के वीडियो में स्पेशली मैंने डाला है टॉपर्स के नोट कॉपी जो डली रहती है ना, आंसर्स कॉपी वो वाली, और उसमें मैंने डाला इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, है ना। एक का मैंने इंग्लिश मीडियम में डाला है अनुदीप सर का, और हिंदी मीडियम में डाला है रवि सियाग सर का, क्योंकि इन दोनों ने जो अपने आंसर में इम्प्रूवमेंट किए हैं ना, वो बहुत है, वो अपने को हेल्प करेगा अपने को। तो वो मैंने आपको आगे बताया है, तो आप जैसे जैसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यार इसके एग्जाम्पल और केस स्टडी का प्रयोग आंसर में हम कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद फिर देखेंगे हम एथिक्स के आंसर को हम कैसे लिखना है ना। तो उसमें आपको बताऊंगा कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितनी बुक्स है हमारे पास, लेक्सिकन पढ़ना है, सुब्बाराव पढ़ना है ना, ये IAS के नोट्स पढ़ना है, वो IAS के नोट्स पढ़ना है, इसके हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। और मैं आपको बताऊंगा इसके मेरे नोट्स कैसे बनाए और आप लोगों को कैसे बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो दिन भर बस यही देखते रहते हैं, IAS की रॉयल एंट्री। ठीक है, प्लीज़ यदि ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप यहीं पे बंद कर दो, क्योंकि कोई सेंस बनता नहीं है। आप जाके यही देखो जो आपके काम आएगा, है ना। क्योंकि लोग, देखो आपको बता रहा हूँ ना मैं, 1 मिलियन व्यूज़ हैं इसमें। ये देखिए 62K, मतलब लोग देख क्या रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का सब छोड़ के बस यही देख रहे हैं, है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले देखते हैं हम सिलेबस। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहली यूनिट में दिया है हमारा नीति शास्त्र तथा मानवीय से संबंध, है ना। उसके बाद सेकंड में दिया है एटीट्यूड के बारे में, तीसरे में दिया एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य के बारे में, है ना। फिर भावनात्मक समझ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद भारत तथा विश्व के नैतिक विचारक दार्शनिक के योगदान के बारे में, इसके मैं बताने वाला हूँ डिटेल में ये बताने वाला हूँ कि यदि इसमें क्वेश्चन कोई भी महान नेताओं के आ गए या फिर प्रशासक के आ गए, किसी के भी आ गए, तो आप उससे कैसे लिखना है और कैसे डील करना है। ठीक है, इसके बारे में विशेष बताने वाला हूँ आगे, है ना। उसके बाद ये यूनिट जो ये 6 और 7 यूनिट, ये दोनों को तो मैंने आपको फिर डिटेल में बताया है गवर्नेंस वाले। आप यदि नहीं देखे हैं लेक्चर 2, आप देखिएगा इसका, है ना, चैनल में जाके, जिसमें मैंने डिटेल में बताया इनके बारे में भी, इनके आंसर्स कैसे बनाना है, उनकी नोट्स कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है ना। और गाइस सबसे पहले तो केस स्टडीज़ के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं उसमें टाइम लग जाएगा और डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो लेंथी भी हो जाएगा, इस वजह से मैं ये नहीं चाहता कि यार इसमें और जुड़ जाए, इसलिए मैं इसको अलग से डिटेल में बताऊंगा केस स्टडी के बारे में। अभी हम देखेंगे फर्स्ट से लेके 7 यूनिट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली यूनिट। तो पहली यूनिट में मैंने डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। जो लोग बोलते हैं कि सर हमें क्वेश्चंस का PDF दे दीजिए, तो आप या तो यहाँ से देख लीजिए, आप खुद से मेहनत कर लीजिए कि 2013 से कौन कौन से क्वेश्चन आए टॉपिक वाइज, वो आपसे खुद कर लीजिएगा, है ना। उसमें ये रहेगा नहीं, आप खुद से देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया भी लगेगा कि यार हाँ यार क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, तो आप लोग उसमें मेहनत भी करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो अब देखते हैं पहली यूनिट में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यावरण नैतिकता का क्या अर्थ है, इसका अध्ययन करना किस कारण महत्वपूर्ण है, पर्यावरण नैतिकता की दृष्टि से एक पर्यावरण मुद्दे पर चर्चा कीजिए। मतलब एथिक्स में सबसे पहले उन्होंने पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में पूछ लिया, है ना। अब जब आपके पास नैतिकता के बारे में ये चीज़ें लिखी रहेंगी, जैसे नैतिकता पढ़ेंगे, है ना, नैतिकता नीति शास्त्र वगैरह पढ़ेंगे, तो आप उसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जितने उसके प्रकार होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और इनके सब के नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर देखिए, हमेशा जो पहली यूनिट से जो क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन आप देखो, जैसे पर्यावरण नैतिकता क्या क्या अर्थ है, तो इनकी डेफिनेशन आपके पास होना, विधि और नैतिकता क्या है, लॉ एंड एथिक्स में क्या डिफरेंस है, इनके डिफरेंस के बारे में आपके पास होना, इनकी डेफिनेशन आपके पास में होना। ठीक है, नैतिक प्रबंधन क्या है, नैतिकता का प्रबंधन क्या है, इनके बारे में आपके पास होना, है ना। तो क्वेश्चन इसके आते हैं टू द पॉइंट डेफिनेशन के थ्रू। तो पहली यूनिट जो है ना, पहली यूनिट की जितनी भी डेफिनेशन होती है नीति शास्त्र से संबंध में, उस संबंध में मतलब कैसे कि विधि और नैतिकता पूछ लिया, नैतिक प्रबंधन पूछ लिया, है ना, भेदभाव अधिमानी बर्ताव पूछ लिया हुआ, व्यक्तिगत नैतिकता पूछ लिया, व्यावसायिक नैतिकता पूछ लिया। तो इन सबके डेफिनेशन आपके पास में लिखे होना, और डेफिनेशन के साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी लिखे होना। क्या पर्यावरण नैतिकता पूछ दिया तो मैं वहाँ पे कौन से एग्जाम्पल डालूंगा, या फिर उसने व्यावसायिक नैतिकता के बारे में पूछ लिया तो इन्हें कौन सा क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, फिर देखो, फिर एक क्वेश्चन पूछा है 2017 में फिर इन्होंने बस डेफिनेशन के बारे में पूछा हुआ। डेफिनेशन मतलब ऐसा है कि 3 पॉइंट देता है, 3 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है उदाहरण सहित, वो भी ये देखिए लिखा हुआ है ना।
अब इसमें दे देगा कि यार पद ही कर्तव्य हो गया, सार्वजनिक हित हो गया और व्यक्तिगत हित हो गया, इसमें प्रशासन में संघर्ष को कैसे सुलझाया जाएगा, उदाहरण सहित बताइए। तो आप सबसे पहले इंट्रो में डालेंगे इसका क्या डेफिनेशन, सार्वजनिक क्या होता है, उसके बाद बताएंगे कि प्रशासन में इसे कैसे सुलझाया जाएगा, फिर उसका एग्जाम्पल दे देंगे कि हाँ यार इस स्टेट में इस प्रशासक ने ये काम किया है। ठीक है, तो इस टाइप से इसके ये क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत सारे। तो मैंने यहाँ पे डाला है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसके आए हुए हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपके, मैंने जब पहली यूनिट को प्रिपेयर किया था और कैसे पढ़ा था उसके बारे में ना, तो ये मेरे नोट्स हैं। तो हम इसे देखते हैं, जैसे ये जैसे मैंने सत्यनिष्ठा हो गया ना। अब सत्यनिष्ठा के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है और ये डायग्राम बना हुआ है मेरा, तो और ये फिर तो ये मैं ये डायग्राम डाल दूंगा। ठीक है, आंसर में यदि कभी भी सत्यनिष्ठा के बारे में क्वेश्चन आया, जैसे आप बोल देगा कि यार प्रशासक में क्या सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, है ना, तो ये मैं डाल दूंगा डायग्राम और ये डेफिनेशन में लिख दूंगा, तो मेरा ये इंट्रो का काम कर देगा। ठीक है, अब यदि अभिक्षमता के ऊपर क्वेश्चन आया तो अभिक्षमता की मेरे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये इंट्रो में डाल दूंगा। मूल्य के ऊपर क्वेश्चन आया, है ना, तो ये फिर मूल्य के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब मूल्य में भी क्या जाएगा, या तो पारिवारिक मूल्य आ जाएगा, या फिर प्रशासनिक मूल्य जाएगा, है ना, या फिर पर्यावरण में सामाजिक मूल्य, तो इन सब के प्रकार ये हो जाएंगे। अब जैसे पारिवारिक मूल्य आ गया, तो पारिवारिक मूल्य में क्या होना चाहिए, वांछनीय होना चाहिए, जिनकी ओर हम अग्रसित होनी चाहिए, मतलब आगे बढ़ते चाहिए, सकारित होनी चाहिए, जो जीवन में सकारित करे, जिनको प्राप्त करना चाहते हो, मानव के कर्म जो उचित होते हैं अनुचित होते हैं, तो ये पारिवारिक मूल्य हो गया। तो यही मूल्य प्रशासनिक के भी होगा, यही मूल्य पर्यावरण मूल्य का भी होगा कि पर्यावरण मूल्य जो होना चाहिए वांछनीय होना चाहिए, जिनकी ओर हमें अग्रसित आगे बढ़ते होना चाहिए, सकारित होना चाहिए। मतलब मैंने पारिवारिक मूल्य लिखा, उसके 4-5 प्रकार निकाल दिया, और उसी टाइप को मैं प्रशासनिक मूल्य भी जोड़ दूंगा और पर्यावरण मूल्य भी जोड़ दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये नीति शास्त्र हो गया। अब नीति शास्त्र की मैंने क्या डेफिनेशन वगैरह के बारे में ये लिख दिया, है ना। अब नीति शास्त्र की उपयोगिता के लाभ पूछा हुआ है कि मानव शुभ की ओर प्रेरित करना है, व्यवहार कुशल बनाने में सक्षम है, रूढ़िवाद और अंधविश्वास का अंत करता है, समाज के सम्यक संचालन हेतु आवश्यक होता है। तो ये कीवर्ड हो गए। इस कीवर्ड का फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं जब कॉपी में जब एनालिसिस किया है ना सर लोगों की, तो उनमें क्या लिखा है, सर लोगों ने इनको बहुत, जैसे 2017 में रवि जियाक सर ने, जब उनकी रैंक थी 337 2018 में, सॉरी, तो उन्होंने बहुत अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब जबकि टू द पॉइंट लिखना तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जबकि यही गलती उन्होंने 2021 में सुधारे, तब उनकी रैंक लगी थी 18। तो वहीं से हमने को क्या सीख मिलती है यार, कभी भी हमको जैसे 10 मार्कर को पूछा हुआ है, 10 मार्कर में क्वेश्चन में हमेशा टू द पॉइंट लिखना है। और टू द पॉइंट लिखना है, उसके लिए हमारे पास जो कंटेंट होता है, इस टाइप का कंटेंट जो बल्कि होता है, उसको हम कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, है ना। तो ये वही है कि हमें इस नोट्स को अपने शॉर्ट में बनाए, टू द पॉइंट बनाए। ठीक है, अब जैसे मैंने कोई डेफिनेशन जैसे मैंने लिख लिया कि सामर्थ्य के बारे में, विकल्पों की उपस्थिति के बारे में, अब वहीं से मैंने यहीं पे उसका एग्जाम्पल डाल दिए, है ना। ये देखिए ये एग्जाम्पल, तो मेरा जहाँ पे जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं वहीं पे मैं उसका एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, है ना। जैसे ज्ञान एवं उद्देश्य के बारे में पूछेगा तो वहीं पे मैंने उसके एग्जाम्पल हो गए, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं जैसे सिलेबस में हमारे नीति शास्त्र के निर्धारक के बारे में। अब इसका डायग्राम कैसे काम आता है, जैसे वही बताया मैंने आपको, अभी 10 मार्कर का पूछा हुआ है तो 10 मार्कर को हमेशा डायग्राम के थ्रू बताइए। अब यदि 15 मार्कर का पूछा हुआ है तो आप इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए अपने वे में। जैसे ये अंतरात्मा की आवाज़ लिखा है तो अंतरात्मा की आवाज़ से ये पॉइंट निकाले और अंतरात्मा की आवाज़ के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख दिए टू द पॉइंट। लेकिन यदि 10 मार्कर पूछा हुआ है तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि नीति शास्त्र के निर्धारक होते हैं, आंतरिक होता है, बाह्य होता है, फिर उसके प्रकार ये बता दिया, है ना। अब जैसे कभी कभी कुछ चीज़ मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है ना, जैसे आप लोगों के भी नोट्स ऐसे ही बने होंगे, जैसे आपने जैसे कानून नैतिकता पढ़ाए होंगे तो ये नोट्स बने होंगे आपके भी, इसी टाइप के आप सबके नोट्स बने होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है ना, उसको स्टिकी नोट्स की हेल्प से आप ऐसा जोड़ सकते हैं आप, है ना। इसलिए मैंने बताया था कि आप कुछ ऐसा हो तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। फिर जैसे वो देखिए एग्जाम्पल भी हर एक एग्जाम्पल के अपने यहाँ पे लिख लिए, है ना। फिर जैसे अपने सिलेबस में, फिर पहले सिलेबस में क्या, सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या, सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र हो गया तो उनके डायग्राम हो गया, निष्पक्षता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता उत्तरदायित्व होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए। मतलब आपके क्वेश्चन में, आपके आंसर्स में ऐसे वर्ड आने चाहिए, निष्पक्षता हो गया, जवाबदेहिता हो गया, पारदर्शिता हो गया, उत्तरदायित्व हो गया। तुम देखो मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो अपना सिलेबस है ना, सिलेबस के आपको एक एक सिलेबस आपको याद होना। याद कैसे होना, ये कहाँ काम आता है। जैसे मान लो अपने कोई प्रशासक के बारे में अपने को पूछा है ना, प्रशासक के मूल्य क्या होने चाहिए, प्रशासक के मूल्य क्या होने चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए,
भेदभाव रहित होने चाहिए, गैर तरफदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, ठीक है, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उसमें सहिष्णुता होनी चाहिए। सोचो यदि सिलेबस का आपका ये पॉइंट आपको याद होगा तो आप ये जो आंसर था, ये जो बता रहा था प्रशासक के ऊपर है, उसको आप आराम से लिख सकते हो, कितने टू द पॉइंट मिल जाएंगे। क्वेश्चन में आएंगे ना कि यार प्रशासनिक में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो ये पूरे गुण होने चाहिए, है ना कि नहीं। तो इसलिए बोलता हूँ ये सब चीज़ें आपको याद होना है, सिलेबस की एक एक पॉइंट आपको सिलेबस के याद होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे नोट्स के बारे में, तो आपको बता दिया कि नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे गांधी के 7 पाप होगा, तो ये गांधी के 7 पाप कौन कौन से होगा, ये सब आपको बुक्स में मिल जाएंगे और नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसको अपने वे में किस तरीके से लिखना है वो आपको सीखना पड़ेगा इस नोट्स को देख के। ये जो कंटेंट है ये मेरे स्वयं से तो लिखा नहीं होगा, किसी की बुक से के या फिर किसी के नोट से ही लिखाऊंगा ना, लेकिन उसको मैंने टू द पॉइंट कैसे कर रहा हूँ ये मैंने खुद से किया हुआ है, ये कि टू द पॉइंट कैसे करना है, ये डायग्राम कैसे यूज आएगा, है ना। अब जैसे एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीति शास्त्र में परिवार की भूमिका क्या होती है, या फिर समाज की क्या होती है, या फिर शिक्षक की क्या होती है। तो जैसे परिवार, जैसे हर एक किया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए हर एक चीज़ को मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता था ना, इसलिए मैंने कुछ चीज़ का लिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे परिवार की भूमिका के उदाहरण के स्क्रीनशॉट लिया कि यार इससे एग्जांपल क्या होंगे। जैसे साहस के आ गया तो साहस में बता दिया कि छत्रपति शिवाजी की माँ वगैरह के बारे में बता दिया, ठीक है, भगत सिंह के बारे में बता दिया, मंजूनाथ के बारे में बता दिया। फिर आध्यात्मिकता के बारे में बता दिया तो महात्मा गांधी का। फिर कर्मशीलता, त्याग और बलिदान तो अब्दुल कलाम जी का दे दिया। फिर करुणा के बारे में पूछा तो मदर टेरेसा का दे दिया। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपके नोट्स में होना चाहिए ना। अब बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट के बारे में, है ना, जो कि हमारा एटीट्यूड के बारे में। तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है कि यार अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है, जो 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास के लिए इनपुट का काम करता है। ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक होता है। मतलब उसने एटीट्यूड को किससे कनेक्ट करके पूछ लिया, प्रशासक से पूछ लिया, लोक सेवक से पूछ लिया, है ना, और मानव विकास का इनपुट का भी काम करता है। मतलब अपने क्वेश्चन कैसे हो गया, सबसे पहले अपने बारे में तो अभिवृत्ति के बारे में पता होना। देखो यही मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को डिकोड करना है ना, कैसे करते हैं। अभिवृत्ति के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी कि अभिवृत्ति क्या होती है, ताकि आप उसको कहाँ में डाल सकते हो, इंट्रो में। अब मेन बॉडी अपनी स्टार्ट होती है, तो मेन बॉडी कहाँ से स्टार्ट होगी कि यार जो अभिवृत्ति है ये अभिवृत्ति मानव के विकास के लिए कैसे इनपुट का काम करता है। ये अपना पहला पॉइंट हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड पॉइंट क्या बनता है, ये ऐसे उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें, ये 2 पॉइंट बन गए। और तीसरा पॉइंट बनता है हमारा जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है ना। अब ये जो अभिवृत्ति है वो आवश्यक किस किस के लिए, इनके लिए और इनके लिए। तो ये तीसरा पार्ट आपका ये बन जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन। तो ये सब चीज़ को आप टू द पॉइंट लिखेंगे, और ये टू द पॉइंट कब लिखेंगे, जब आपके नोट्स टू द पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया था फिर अभिवृत्ति का अपना, ये अभिवृत्ति के मेरे नोट्स हैं। जैसे ये फिर ये डेफिनेशन हो गया कि जब भी आएगा तो मैं ये डेफिनेशन लिखूंगा अभिवृत्ति के बारे में। ये फिर उसने मनुष्य की प्रमुख नैतिक अभिवृत्ति है, जैसे यही क्वेश्चन मैं आपको बताया था किसने इनपुट का काम करती है, पूछा था मानव के विकास के लिए। तो फिर मैंने ये डायग्राम भी था मेरा, क्योंकि 10 मार्कर था ना ये देखिए 150 और 10 बनूंगा। और मैंने बोला है कि इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑनलाइन डायग्राम के थ्रू बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। यदि मैं उसको एक्सप्लेन करने बढ़ जाऊँगा तो वो 250 वर्ड का बन जाएगा, इसलिए मेरे को डायग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा। जैसे मनुष्य की प्रमुख नैतिकता के बारे में पूछा तो बता दिया अच्छाई होना चाहिए, विश्वसनीयता, वफादारी होना चाहिए, उचित अनुचित का ज्ञान होना चाहिए, अंतर्मार्ग की आवाज़ होना चाहिए, जवाबदेहिता के प्रति जागरूकता होना चाहिए, ये बता दूंगा, ठीक है। और फिर ये अपने नोट्स हो गए जैसे मैंने आपको बता दिया है ना। फिर जैसे उसने अनुनय प्रक्रिया के बारे में पूछ ले तो ये अनुनय का डायग्राम है। आप कुछ डायग्राम यहाँ से स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट कर सकते हैं, हाँ। जैसे अनुनय के बारे में पूछा तो आप ये डायग्राम समझेंगे कि यार अनुनय को प्रभावित गुण कौन कौन से बनाते हैं। तो फिर विरोध का शक्ति बदलना, फिर अभावग्रस्त होना, लाभों की इंगित करना, सामाजिक साक्ष्य तकनीक। एथिक्स में डायग्राम जरूरी क्यों है, क्योंकि हमको लिखना है 150 वर्ड में, और 150 वर्ड में लिखना है मतलब कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ लिखना। अब कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ कैसे आएगी, ये आएगी इससे, फ्लो चार्ट से, इसलिए ज़रूरी हो जाता है ये एथिक्स में, है ना। तो ये हो गए। तो यही बता दिया क्या कभी उसने अनुनय के ऊपर वो या फिर सामाजिक प्रभाव की उपयोगिता के ऊपर उसने सिविल सेवा के बता दिया कि सिविल सेवा में कैसे होता है। तो फिर ये हो गया सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान का एग्जाम्पल, उज्ज्वला योजना का एग्जाम्पल। फिर नैतिक अनुबंध के बारे में पूछेगा तो नैतिक अभियान में सेल्फी अभियान बता सकते हैं। अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन देना, जैसे ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना, तो पुरस्कार देना। तो इस टाइप के आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने नोट्स को भी वैसे डाउन करिएगा, नोट डाउन। अब यूनिट 3 हो गई। यूनिट 3 में क्या हुआ है, अभिक्षमता के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। सिविल सेवा की अभिक्षमता तथा बुनियादी मूल्य और सत्यनिष्ठा, भेदभाव, गैर तरफदारी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ये इसके क्वेश्चन है ना।
अब इसके नोट्स कैसे होना, अब इसके नोट्स ऐसे होना कि जैसे आपने, वेट अ मिनट है मैं बता रहा हूँ, हाँ जैसे देखो मैं आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत सारे एस्पिरेंट को प्रॉब्लम होती है। कैसे, जैसे अभी मेरा आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है ना, तो उसमें बहुत सारे को दिक्कत हो रही है, सर हमारे पास तो नोट्स बहुत बल्कि हैं, मुझसे शॉर्ट में कैसे करें। ये होता है बल्कि नोट्स, ये मेरे साथ भी हुआ था और मैंने भी बनाया था इसके, है ना, जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ था, जिस बुक से मैंने नोट डाउन किया था मैंने ऐसे ही किया था। फिर मेरे को बाद में पता चला है मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसको मैंने शॉर्ट्स में कैसे बनाया, ऐसे बनाया। अब देखो, अब इसमें सिविल सेवा में निष्पक्षता के बारे में पूछ लेगा तो कैसे बना दूंगा, ये टू द पॉइंट। स्वयं में व्यक्ति की नैतिकता होनी चाहिए, अंतर्मत की आवाज़ पर कार्य करना चाहिए, स्वयं के विश्वास पर मूल्य अनुभव का उसकी पृष्ठभूमि आदि मौलिक निर्देशन प्राप्त करते हैं ना। अब फिर वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा के बारे में पूछेगा तो संविधान, कानून, संसदीय निर्देशन, ये सब टू द पॉइंट से दे, ठीक है। अब यहाँ पे वस्तुनिष्ठ का उदाहरण के बारे में पूछ लेगा तो प्रशासनिक का उदाहरण बता दूंगा, तो ये प्रशासनिक उदाहरण हो गया। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करना जो कि पूर्वाग्रह आधारित न होकर योग्यता पर आधारित हो, ये हो गया एग्जाम्पल, है ना। फिर वस्तुनिष्ठ का प्रशासन में उपयोग बता देगा तो प्रशासन में उपयोग क्या होगा, वस्तुनिष्ठ में प्रशासन की पारदर्शी को बढ़ाता है, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है, भ्रष्टाचार रोकने में सहायक है, सुशासन की अवसर को सरकारित करता है, अन्य प्रशासनिक क्रियान्वयन में सहायक है। तो ऐसा डायग्राम आपके होना ताकि आप 10 मार्कर वाला जो, फिर वही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता होना, है ना। फिर निष्पक्षता की ये उदाहरण होगा। तो जैसे ये पढ़ा है इसको अपन ने ऐसा शॉर्ट में कर दिए, ये है ना। तो ये सब चीज़ सीख लेना आप कि कैसे करते हैं आप ये बड़ी चीज़ को आप टू द पॉइंट कैसे लिखना है, क्योंकि यही आपको आंसर में काम आएंगे, ना कि ये आप यही चीज़ें लिखते रह जाएंगे, नहीं तो ये याद ही नहीं होगा आपको कभी। क्योंकि जो मेरे साथ गलती हुई है ना, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गलती से कैसे सुधारा जा सकता है, अपने नोट्सों को और आंसर में कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ यूनिट में हमारा था क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर में, है ना। तो उसके क्वेश्चन आए संवेदनात्मक बुद्धि के बारे में। तो संवेदनात्मक कितने रिपीट क्वेश्चन किया, देखो 2019 में पूछा हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपके संवेदों से आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए बजाय आपके कार्य के करवाने सामर्थ्य है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं, विवेचना कीजिए। संवेदनात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या है, उन्हें कैसे सीखा जा सकता है, विवेचना कीजिए। मतलब इसके बारे में आपके पास तो घटक के बारे में पता होना चाहिए, उसे क्या क्या सीखा जा सकता है ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा उसके नोट्स, है ना। जैसे इसमें कई कोटेशन होगा तो कोटेशन का उपयोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर यही है नोट शॉर्ट में कैसे बनाया है, यही मैं आपको उद्देश्य था आपके नोट्स मतलब सामने लाने का, इस नोट्स को कैसे करना है। तो ये होगा उसके नोट्स, ठीक है। हाँ मेन तो मुझे ये बताना था, जैसे वो सब तो आपको पता ही होगा कि नोट कैसे बनाना, वो तो मैंने आपको 1-2 यूनिट में बता ही दिया है ना। मेन चीज़ है ये यूनिट, अब ये यूनिट के क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैं आपको बताता हूँ ना। जैसे अब इससे क्वेश्चन आ रहा है भारत तथा विश्व में नैतिक विचारक के दार्शनिक योगदान। अब मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई स्टेटमेंट दे दिया, उसको एक्सप्लेन करो, मतलब महात्मा गांधी ने कहें, या फिर कोई स्टेटमेंट दे दिया उन्हें अब्दुल कलाम जी ने कहें, या फिर कोई दे दिया वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ऐसा आपको 86 किसी ने भी बोल दिया, मतलब ऐसा स्टेटमेंट आया, तो अब इसके क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखो जैसे मान लो यही क्वेश्चन आता है आपके बारे में, अब्दुल कलाम जी के बारे में या फिर महात्मा गांधी के बारे में आता है। महात्मा गांधी को ले लेता अपन, महात्मा गांधी के ऊपर आया कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो अपन उसमें ये पॉइंट डाल सकते हैं कैसे कि महापुरुषों का जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, वे मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। यह बात महात्मा गांधी पर पूरी तरीके से लागू होती है, डैश 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 है यहाँ पर लिख लीजिए कि महात्मा गांधी पर पूरी तरीके से लागू होती है। फिर व्यक्तिगत हित के स्थान पर उन्होंने सदैव सार्वजनिक हित को वरीयता दी। क्या महात्मा गांधी ये नहीं किया था कि व्यक्तिगत स्थान पर उसने सदैव सार्वजनिक हित को वरीयता दी? क्या ये अब्दुल कलाम ने नहीं किए थे? क्या जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किए थे? जितने प्रशासक हैं जो बड़े बड़े, विवेकानंद ने ऐसा नहीं किए थे कि व्यक्तिगत स्थान पर? तो ये आप हर चीज़ में पॉइंट ये डाल सकते हैं, तो आपको ऐसे पॉइंट्स आपके रेडी हो गए तो ताकि आप ये पॉइंट आराम से डाल सकते हैं। फिर वे महान अनुशासन या वैचारिक स्पष्टता, जैसे वे महान मतलब कौन? महात्मा गांधी। अनुशासन, वैचारिक स्पष्टता, दूरदर्शिता व आत्मविश्वास से युक्त थे, ठीक है। उन्होंने देशवासियों के हृदय में प्रेम और समर्पण का भाव जागृत किया, जिससे प्रेरित होकर अनेकों ने अपने जीवन की देश के लिए समर्पित किया। ये बात विवेकानंद जी में भी लागू होती है, ये बात महात्मा गांधी पे भी लागू होती है, और ये बात आपके अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर आया कोई स्टेटमेंट उन पे भी लागू होती है, और ये बात अब्दुल कलाम में भी। मतलब आपको यही पॉइंट आपको 4-5 इसमें काम आ गया ना। आपको क्वेश्चन किसी में भी जाए आपको बस ये पॉइंट याद करना है, जितने पॉइंट ये लिखा है हो ना, ये पॉइंट बस आप लिख लेना और उनको याद कर लेना, ताकि ये आपको काम आएंगे। जिनके प्रशासक के बारे में पूछा या फिर जिनके बारे में पूछा ना, आप यही पॉइंट डाल देगा उसमें, क्योंकि ये पॉइंट सब लोग कहते हैं ना। उन्होंने समाज में बदलाव तथा संकल्प लिया, उसे साकारित भी किया, अपने विचारों कार्यों से समाज को नई दिशा भी दी। उन्होंने जातिगत और संप्रदाय
कि भेदभाव बुलाकर संपूर्ण इकाई के रूप में लक्ष्य हेतु आपस में मिलकर कार्य करने के लिए आह्वान किया। तो ये हर प्रशासक कहते हैं, इसलिए ये पॉइंट आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट में नोट डाउन कर लो। ये जितने भी प्रशासक के बारे में पूछेगा आप ये पॉइंट्स डाल देना, बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है। और फिर महान नेता के लक्षण के बारे में पूछ लेगा, है ना, कि फिर क्या क्या होते हैं। तो जो जाति धर्म संपत्ति आदि के आधार पर लक्षण ना करे, जिसके लिए सभी व्यक्ति समान हो, जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। अब किसी के बारे में पूछ लेगा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, महान नेता के बारे में पूछ लेगा, या फिर अटल बिहारी के बारे में पूछ लेगा, है ना। तो अब ये सब पॉइंट डाल लिएगा, है ना, कि जिसका व्यक्तित्व संतुलित हो, दूरदर्शी से युक्त हो, प्रगतिशील मानवीय मूल्यों के प्रति झुकाव हो। तो ये सब पॉइंट डाल लेना, ठीक है। अब यदि कोई प्रशासक के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, अब प्रशासक के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, प्रशासक को क्या करना चाहिए के ऊपर क्वेश्चन आए, या फिर क्या नहीं करना चाहिए, इसके भी संतुलन कैसे करें, इनके अपन ने अभी जो क्वेश्चन देखे कई बार ऐसे आता, तो कैसे इसके नोट्स बनाना चाहिए। जैसे प्रशासक को क्या करना चाहिए, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों के युक्त होना चाहिए, ये सेम अपने सिलेबस में लिखा हुआ है कि बुनियादी मूल्य सिविल सेवा का, ठीक है। फिर नोलन कमेटी के 7 मूल्यों को पालन करना चाहिए, सामाजिक सेवा का भाव होना चाहिए, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति सहिष्णुता करुणा का भाव होना चाहिए। यही सेम वर्ड समानुभूति सहिष्णुता करुणा ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है 3rd यूनिट में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि की अधिकता होनी चाहिए, अभी अपन ने पढ़ा इसके पहले। इमोशनल इंटेलिजेंस वाली यूनिट देखे 4th यूनिट, उसमें लिखा हुआ सिलेबस का ही पॉइंट है ये। सार्वजनिक हित के पहचान व रक्षा होना चाहिए, अनुनय का प्रयास करना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता हो गई। तो ये सब आपके सिलेबस का ही लिखा हुआ है ये। यदि आपको सिलेबस अच्छे से, तो ये सिलेबस के ही पॉइंट है, जितने लिखे हुए हैं ना सब सिलेबस के पॉइंट है। तो यही पॉइंट को अपने प्रशासक क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए ये भी सिलेबस में लिखा हुआ है। गैर तरफदारी नहीं करनी चाहिए, भेदभाव रहित होनी चाहिए, है ना, भ्रष्टाचार से युक्त नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, अधिकार दुरुपयोग नहीं करना है, कर्तव्य का अवहेलना नहीं करना और लोक निधि का दुरुपयोग नहीं करना हुआ है, ठीक है। अब वैसे ही महान समाज सुधारक की बात करते हैं। महान समाज सुधारक के बारे में क्वेश्चन आ गया, कोई स्टेटमेंट दे दिया और वहाँ लिख दिया राजा राम मोहन राय। किसका समर्थन करते थे, आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, नारी शिक्षा का, विधवा पुनर्विवाह का, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता का, उदारवादी दृष्टिकोण का, स्वतंत्रता का, अस्पृश्यता के निवारण का। तो बताने का ये उद्देश्य है कि आप ऐसे पॉइंट जो आपके पास लिखे होंगे ना, ये पॉइंट, तो आप किसी भी समाज सुधारक के बारे में लिख सकते हैं। क्या दयानंद सरस्वती ने आधुनिक शिक्षा पर जोर नहीं दिया, बताइए, आप खुद सोचिए। राजा राम मोहन ने नहीं दिया, क्या उन्होंने विरोध नहीं किया क्रूरतियों का, सती प्रथा का, बाल विवाह का, देवदासी प्रथा का? हर एक ने किया। तो हर एक के पॉइंट में आप ये डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप अब ये वाला तो समझ आ गए होंगे। ये कोई नहीं बताता है, ये खुद मैंने, मतलब ये मुझे एक सर ने बताया हुआ, मैंने सन से ही नोट डाउन किया होता वाला। तो मैंने सोचा कि यार ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, ताकि मैं बता दूं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 6 यूनिट की। तो 6 यूनिट में जैसे 6 और 7 यूनिट तो मैंने उस दिन में गवर्नेंस के ऊपर बात कर दिया था। गवर्नेंस में भी देखो ना, शासन सुशासन के ऊपर क्वेश्चन होता है, नैतिक शासन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने सब डिटेल में बता दिया था, जवाबदेही था, जो मैंने डायग्राम बताया था जवाबदेही का, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये सब मैंने डिटेल में बता दिया, और एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ उसको, इसके परस्पेक्ट में क्या होता है ना। ये जैसे लोक प्रशासन के बारे में हो गया, तो लोक प्रशासन को ऐसा डायग्राम बिल्कुल शॉर्ट में अपने नोट्स बनाओ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बना रहे हैं पैराग्राफ वाइज में, ये सही नोट्स बन रहे हैं, ऐसे नहीं बनाना है अपने को। इस नोट्स का ये बनाना है अपने को, ठीक है, ताकि आपकी मेहनत बचे। फिर ये सिविल सेवा के मूल्य क्या होने चाहिए, विविध मूल्य, ये अनुकूलता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, नवाचारित सृजनात्मक जमा होना चाहिए, गंभीरता और दृढ़ता होनी चाहिए, साहस और बहादुरी वो होना चाहिए, है ना। अब जैसे फिर कानून और विधि में अंतर पूछा हुआ क्वेश्चन अपने देखे, है ना, तो फिर ये डाल दिया अपने डायग्राम। तो इस टाइप के आप नोट्स और डायग्राम बना सकते हैं। नोट्स, हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बिल्कुल ही पैराग्राफ वाइज बना रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाएं और टू द पॉइंट बनाएं, और डायग्राम का यूज़ करें जितना ज़्यादा हो, है ना। ये नोट होगा, तो आप एक बार देख लेना इनको। यूनिट 7 जो कि मैंने बता भी दिया था आपको इसके पहले गवर्नेंस वाले टॉपिक में, ये फिर वही है जो लिखा हुआ है मैंने, है ना। और केस स्टडी है यार, तो केस स्टडी के मैं ऊपर डिटेल में वीडियो बनाना हूँ कि केस स्टडी में स्टेक होल्डर को कैसे लिखना है, उसको डिटेल में कैसे करना है, तो उसको मैं डिटेल बात करूँगा। तो मैं इस वीडियो में अभी कुछ नहीं बताऊँगा उसके बारे में, है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल का यूज़ कैसे करना है और अपने को एग्जाम्पल कहाँ से लाना है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे थे, जैसे मैं आपको जो मेरे था जो टेलीग्राम में भी मैंने शेयर किया हुआ है, वही उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कई लोगों को पता नहीं था कि इसका यूज़ कैसे करना है ना। अब जैसे मान लो कोई प्रशासक के ऊपर क्वेश्चन आ गया, या फिर सांप्रदायिकता के ऊपर आ गया, तो सांप्रदायिकता के ऊपर आ गया, और यही चीज़ मैंने पेपर में पढ़ा, न्यूज़पेपर में, तो उसकी कटिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया कि शिक्षा दे रहे हैं, संस्कृत में दे रहा है, कौन दे रहा है, मुस्लिम व्यक्ति दे रहा है, इस्लामी संस्था दे रही है ना, और कौन आ रहा है यहाँ पे,
हिंदू कम्युनिटी आ रही है। अब समझ लो सांप्रदायिकता के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो सांप्रदायिकता की भावना बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ काम आ रही है, तो इसको अपन कहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में। ठीक है, अब इसने ये हैं एक सौरभ कृपाल करके, इनकी भी मैंने सौरभ कृपाल कहता हूँ सॉरी, ये झारखंड के एक इंजीनियर है ना। इन्होंने भी इन्हें क्या किए थे कि जो होता है ना जलकुंभी वगैरह, इससे इन लोग क्या कर रहे थे कि स्वच्छता पुकारे नाम से एक संस्था चलाते हैं। लोगों से भी लोग बहुत सारी चीज़ करते हैं, सफाई वगैरह, मतलब जितना पानी है उसको एनजीओ है इनका, उससे साफ वगैरह करते हैं। तो इन्वायरमेंट एथिक्स का एग्जांपल हो गया। जैसे अभी अपन ने पर्यावरण नैतिकता के बारे में जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो अपन इस क्वेश्चन में ये वाला डाल सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब व्यवसाय में नैतिक नीति शास्त्र पूछ दिया, व्यवसायिक में नीति शास्त्र पूछ दिया, तो यही एक कटिंग थी मेरी दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर में ये लिखा हुआ था कि वैवाहिक विज्ञापन में अब वो बेटियों के रंग से जुड़े विवरण अब नहीं छापेगा। मतलब ये व्यवसाय में नीति शास्त्र हो गया, क्या ये अच्छे काम कर रहा है, ये उचित है ना। तो इस टाइप से एग्जाम्पल आप छाड़ सकते हैं, कहाँ से, न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं। और एक बता रहा हूँ, बेटर इंडिया करके वेबसाइट है, बेटर इंडिया, वहाँ पे इनके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे। कई एग्जाम्पल मैंने वहीं से लिया है, ये जैसे एग्जाम्पल है वाला, ये वहीं से निकाला हुआ है बेटर इंडिया का, बेटर इंडिया से। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ से ले सकते हैं, और कई न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो आप वहीं से मिल जाएगा आपको, है ना। जैसे अब प्रशासक के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो प्रशासक के ऊपर आ गया, तो फिर दुर्गा शक्ति नागपाल जी का उदाहरण दे सकते हैं कि यार राजनीतिक शक्ति के दबाव में प्रशासनिक अधिकार का तबादला कर दिया, निलंबन, उनको रोकने के लिए लोग सड़कों में समर्थन देने आ गए थे, है ना। ये सिविल प्रशासक का डाल सकते हैं। ऐसे यदि सिविल प्रशासक के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, उनकी समर्पण भाव को डाल सकते हैं कि यार विकास कुमार नाम के पुलिस हैं जो रक्षक भी हैं और शिक्षक भी हैं, जो अपनी ड्यूटी के बाद शिक्षा देते हैं, है ना। तो इस टाइप के एग्जाम्पल का आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। जैसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, ऐसे आप नोट्स बना लो एक एग्जाम्पल के, जैसे कॉपी बना ली, जैसे ये मैंने कॉपी बनाया था। अभी तो ऐसा है कि मैं आईपैड में बनाता हूँ, पर पहले ऐसा था कि पहले अपने नोट थे, तो इसमें मैं ऐसे नोट्स बनाता था। जैसे इसमें लिख दिया कि धार्मिक सद्भावना से कौन सा एग्जाम्पल डाल सकते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, उसमें डालना है, तो फिर इस टाइप के जैसे अरूप मुखर्जी का डाल दिए, बालश्री झांसी का डाल दिए, विक्रम सिंह का डाल दिए, है ना। दिव्यांग डॉक्टर जो खुद हाथ पैर नहीं, लाचार नहीं, फिर भी वो दे रहे हैं, तो इस टाइप का आप डाल सकते थे, है ना। और अब बात करते हैं कोटेशन की, कि जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कहते हैं ना कि कोटेशन को एथिक्स में इंट्रो में या तो कोटेशन से, जैसे मैंने आंसर राइटिंग बिल्डिंग में वीडियो वाले में बताया कि एथिक्स का आंसर या इंट्रो में हमेशा या तो कोटेशन से स्टार्ट होने चाहिए, या तो उनका कंक्लूजन कोटेशन से एंड होना चाहिए। तो बात आती है कि सर अब कोटेशन कैसा करें। तो ये जो कोटेशन है, ये मेरे को टेलीग्राम में मिले थे, मैं इसको आपको PDF इसका शेयर कर दूंगा। तो इस कोटेशन को आप कैसे यूज़ करना है, सुबह उठे आप, जैसे मॉर्निंग में जब से आप उठते हैं सुबह सुबह, तो उठाए क्या आज मेरे को स्वामी विवेकानंद ने के कोटेशन कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या बोले हैं। ठीक है, इनके कोटेशन आप एक दिन में जब भी टाइम मिले आप इनको पढ़ लीजिए। कैसे कि हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपास, विरोध, स्वीकृति। संभव की सीमा जाने का एक तरीका है, संभव से जाने का आगे निकल जाना। तो ऐसे कोटेशन को आप डेली या फिर जब खाना खा रहे हैं या फिर जब भी टाइम खाली हो, आप ऐसे कोटेशन को देख लो। तो जैसे एक दिन या फिर 2 दिन के अंदर में आपने विवेकानंद जी का देखा, फिर तीसरे दिन आप देख लो अब्दुल कलाम ने क्या क्या कहा। तो इस टाइप के आप कोटेशन है, आप इनको आंसर में डाल सकते हैं। ठीक है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीज़ वीडियो का, ये है टॉपर्स कॉपी। ठीक है, 1 मिनट यार पानी पी लेता हूँ। तो टॉपर्स कॉपी में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश मीडियम की। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम में बात कर रहा हूँ अनुदीप सर की, है ना। तो देखो अनुदीप सर का मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बेस्ट जो कहते हैं इंग्लिश मीडियम में आंसर राइटिंग। देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस डू यू सी इन एथिक्स एंड पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप्स, कैन देयर बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, आर यू गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब एथिक्स को पब्लिक और प्राइवेट में क्या रिलेशनशिप है एथिक्स का, इन्होंने ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और इनके बीच विवाद क्या है, कन्फ्लिक्ट इनके बीच। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताना। अब देखो इनकी आंसर राइटिंग एथिक्स में डाल रहे हैं, ये सबसे पहले इंट्रो में डाल रहे हैं एथिक्स क्या होता है और उसका रोल क्या है सोसाइटी में। ठीक है, और क्या सही है और क्या गलत है के बीच डिफरेंस करना होता है। तो इन्होंने एथिक्स का एग्जाम्पल भी डाला और बताया कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये भी बताया इन्होंने। ठीक है, और उसके बीच रिलेशनशिप भी बताया। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने सीधे क्या लिख दिए कि पब्लिक एथिकल वैल्यू क्या होती है, मतलब मूल्य क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के फर्स्ट स्टार्टिंग में कि यार पारिवारिक मूल्य हो गया,
उसमें 4-5 चीज़ बताया था ना कि वंचित नहीं होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए हमेशा, वैसी सेम चीज़ पब्लिक एथिक वैल्यू, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इम्पार्शलिटी होनी चाहिए, है ना, मतलब सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी होनी चाहिए। ये कहाँ के पॉइंट है, सिलेबस के। देखिए क्या होना चाहिए पब्लिक की वैल्यू, ये होनी चाहिए। डायग्राम के थ्रू शॉर्ट, कितने मार्क का आंसर है, क्वेश्चन है 10 मार्क 150 वर्ड, बिल्कुल टू द पॉइंट, है ना। प्राइवेट एथिक्स वैल्यू के बारे में पूछा, ट्रस्ट, लव, लॉयल्टी, काइंडनेस, दयालुता, ये डाल दिए करुणा के बारे में, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट। अब देखो इनका स्ट्रक्चर, एक पेज में इन्होंने एथिक्स के बारे में लिखा, वो भी डेफिनेशन और उसका रिलेशन क्या सही है और क्या गलत है के बीच। उसके बाद इन्होंने डायग्राम के थ्रू बता दिए कि इनके वैल्यू क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने डिफरेंस बता दिए, जो क्वेश्चन का पार्ट था, वैसे क्वेश्चन का पहला पार्ट तो क्या था कि डेफिनेशन के बारे में लिख दिया। सेकंड पार्ट में उन्होंने डिफरेंस बता दिया के बारे में, पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप के बारे में। तो यही डिफरेंस इन्होंने यहाँ पे बता दी कि पब्लिक के बारे में और प्राइवेट के बारे में ना। अब यदि कन्फ्लिक्ट होता है तो कन्फ्लिक्ट कैसे, उसके बारे में इन्होंने बता दी। अब एग्जाम्पल में इन्होंने टू द पॉइंट, एग्जाम्पल कहता हूँ सॉरी, यहाँ पे इन्होंने इंट्रो में इनका टू द पॉइंट लिख दिया कन्फ्लिक्ट वाले में, यस कन्फ्लिक्ट वगैरह ये। इसके बाद उन्होंने तुरंत एग्जाम्पल दे दिए ये, और एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बता दिए क्या क्या कन्फ्लिक्ट है और क्या नहीं है करके, ठीक है। ये तो अपने को कैसे इससे पता चलता है कि जब भी इंट्रो आ रहा है तो हमको इंट्रो में से डेफिनेशन डालना है। यदि उसने सत्यनिष्ठा के बारे में क्वेश्चन पूछा, वस्तुनिष्ठा के बारे में पूछा, सहिष्णुता के बारे में पूछा, करुणा के बारे में क्वेश्चन, साहस के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो हमेशा उसका इंट्रो में उसकी डेफिनेशन डालना है। डेफिनेशन के बारे में अब यदि वो बीच वाले पार्ट मतलब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के पूछता है मेन बॉडी में कि उनकी वैल्यू का क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो वैल्यू के इंपैक्ट के बारे में डाल देंगे। ये हर क्वेश्चन का बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल क्रिप्स में। देखो ना, ये डाले, ये खत्म, है ना। वैसे ही वर्क कल्चर के बारे में था, तो वर्क कल्चर के बारे में क्वेश्चन आया कि मतलब कार्य संस्कृति के बारे में, तो उन्होंने कार्य संस्कृति कैन बी डिफाइंड एज, मतलब परिभाषा दे दी है इसका, वर्क संस्कृति क्या होती है, कार्य संस्कृति क्या होती है, उसके बारे में शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेंट ऑफ द सच फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है, फिर उन्होंने लीगल टेंट्स बता दिए, इंस्टीट्यूशनल टेंट बता दिए, फिर एथिकल टेंट के बारे में बता दिए। तो ये भी देखो टू द पॉइंट, बिल्कुल ये होता है, ये होता है, ये खत्म ना। उन्होंने बल्कि बनाया कि यार पैराग्राफ चेंज करें, पैराग्राफ से ये लिख रहे हैं, फिर ये लिख रहे हैं, फिर ये लिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं, सीधे ये खत्म, टू द पॉइंट। चेक करने वाला भी जब ऐसा देखेगा बिल्कुल हाँ उनको टू द पॉइंट लिख जाएगा ये, नहीं तो पैराग्राफ खुद ही सोचो कि पैराग्राफ पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर कुछ आंसर से इनके देखो, ऐसे डायग्राम यूज़ करते हैं वो, ठीक है। प्रिंसिपल पूछ लिया उसने सत्यनिष्ठा के बारे में, सत्यनिष्ठा के सिद्धांत, तो ये बता दिए डायग्राम के थ्रू, ये डायग्राम के थ्रू, मतलब कम चीज़ों में बहुत सारी चीज़ का वर्णन कर देते हैं कम शब्दों में, है ना ये। अब फिर डिफरेंस के बारे में पूछ ली कि एनवायरमेंट वैल्यू में, इकोनॉमी वैल्यू में, तो डिफरेंस में देखो इस टाइप का डायग्राम बनाना है, क्या डिफरेंस में ये कर दिए, यहाँ के इसके पॉइंट लिख दिए टू द पॉइंट, इसके टू द पॉइंट, ना कि इसी को एक्सप्लेन करने बढ़ गए यहीं पे, है ना। तो ये हो गए इंग्लिश मीडियम टॉपर्स की कॉपी थी, ये थी अनुदीप सर की। तो आप इससे क्या सीखने मिलती है, इससे मैं आपको बाद में बताता हूँ ना। इसके पहले हम देखते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट की, मतलब रवि सियाग सर की। तो रवि सियाग सर की कॉपी है, तो ये मैंने अभी टेलीग्राम में भी डाला था। अब इसको डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सर ने एक क्वेश्चन आया था, ये सर की 17 की कॉपी है ना, 18 की कॉपी है, जिसमें 337 रैंक थी। अब उसमें उन्होंने पूछा हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, है ना। तो सर ने बता दिया कि भावनात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य होगा ये, और इसका डायग्राम बता दिए, मतलब इंट्रो बहुत सही है ना। अब मेन बॉडी में क्या क्वेश्चन था कि भारत के बदलते प्रशासनिक परिवेश में इस कथन को औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इसने लिखे सर ने लिखे कि भारत के हालिया प्रशासनिक परिवेश में होने वाले परिवर्तन, सीधे जो क्वेश्चन का पॉइंट था वही लिख दिए टू द पॉइंट, है ना। जब कॉपी कोई चेक करेगा कि हाँ यार क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ गया ये, तो यहाँ से स्टार्ट हो। अब सर ने यहाँ पे कर दिए हैं कि सहभागिता पारदर्शी जवाबदेता की संस्कृति की ओर बढ़ाना, रुझान देना, कर्मचारियों के संस्थान राज्यों से भावनात्मक जुड़ाव, मतलब पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिखे सर ने, फिर ये लिखे, ठीक है। अब इसका समाधान भी बता, मतलब सर के पास कंटेंट बहुत सही था, लेकिन प्रेजेंटेशन आप देख लो, ये प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन और ये प्रेजेंटेशन में अंतर आप खुद देख लो क्या है ना। यही प्रेजेंटेशन सर ने कब सुधारे, 2021 में जो रैंक लगी ना उनकी 18। अब देखो टू द पॉइंट बिल्कुल। इन क्वेश्चन में पूछा अनुनय के बारे में, पूछा लोक प्रशासन में भूमिका अनुनय की सकारात्मक, ये विवाद में समाधान हेतु, ये आपातकालीन समय में आपदा, दंगे, आंदोलन, खत्म। ये है ना। अनुनय के तत्व कौन कौन से हैं, पारंपरिक तत्व, आधुनिक तत्व, ये खत्म सीधे, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट। ये सेम कॉपी देख लो सर की, ये और ये सेम,
मतलब अब सोच रहे हैं आप, यहाँ से लेके ये आंसर से इस आंसर में जाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करें, मतलब अपने कंटेंट को टू द पॉइंट करना सीखें ये। तो यही चीज़ अपने को सीखनी है और यही चीज़ अपने को करनी है, नहीं तो फिर वही बात है कि 7-8 हज़ार लोग तो फिर से आप लोगों के साथ मेंस लिखेंगे जो इस 2023 में मेंस में फेल होने वाले हैं। 7-8 हज़ार लोग जो फेल होने वाले हैं, 14,000 लोग का सिलेक्शन हुआ है, 7-8 हज़ार लोग जो फिर से आप लोगों के साथ जो मतलब फेल होने वाले हैं 2023 में मेंस में, जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, 3-4 लोगों का 1000 का होने वाला है जो इंटरव्यू देंगे। तो फिर यही लोग आप लोगों के साथ किस में बढ़ेंगे, 2024 में। इसलिए ये सब चीज़ें हैं, ऐसे टू द पॉइंट आंसर्स लिखना है, ये हमको अभी सीखना है ना। ये जैसे क्वेश्चन है सर के, देखो कितना इंप्रूवमेंट आया यार, आप खुद देख लो ना, ये क्वेश्चन देख लो और ये क्वेश्चन में देख लो, बिल्कुल टू द पॉइंट और डायग्राम के थ्रू ये बिल्कुल ये भी लिखने हैं ना इस टाइप के। यदि पैराग्राफ वाले आंसर जैसे कई कहते हैं ना सर, इस जैसे ये क्वेश्चन टू द पॉइंट वाले नहीं है, पैराग्राफ वाला है, तो उसको कैसे लिख दो, ये पॉइंट बना है, ये लिख दिए, ठीक है। तो अब इस कॉफ़ी एनालिसिस से हमने क्या सीखा है ना। तो सबसे पहले हमने तो लिखा कि यार हमारे जो नोट्स होना चाहिए वो होना चाहिए टू द पॉइंट। यदि नोट्स हमारे टू द पॉइंट होंगे तो हमारे आंसर्स भी हमेशा टू द पॉइंट लिखेंगे। जैसे मैं अभी प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे लोगों की कॉपी देखता हूँ जो पैराग्राफ वाइज में लिखते हैं। अभी जब मैंने उनको बताया कि कॉपी हमेशा टू द पॉइंट में लिखे, तो जब उनके देख रहा हूँ अभी कॉपी में जब मतलब सुधार आया, तो वो हमेशा टू द पॉइंट में लिख रहे हैं आंसर्स को, मतलब अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। तो आप लोग भी अपने जो नोट्स होंगे, आपके जो बल्कि नोट्स होंगे जिसको डिटेल में करें, उसको हमेशा टू द पॉइंट में लाने का ट्राई करें, है ना। फिर क्या सीखने मिला कि यार 10 मार्कर क्वेश्चन था, उसमें फ्लो चार्ट का ज़्यादा यूज़ था, जैसे कि हमने सर का देखे, क्योंकि उसमें कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ मतलब कम शब्दों में हम ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन कर सकते थे। और यदि क्वेश्चन 50 मार्क का आ रहा है तो हम उसमें फ्लो चार्ट के साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। मान लो हमने ये फ्लो चार्ट बना दिए, 15 मार्क आ रहा है, तो अब उसी को यहाँ पे ऐसा करके एक्सप्लेन कर दिए थोड़ा थोड़ा ये, तो ये हमारे 15 मार्कर में कम हो जाएगा। लेकिन 10 मार्कर पूछा हुआ है तो केवल हम ये बता सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन देख लो, प्रेजेंटेशन हमको कैसे सुधारना है। जैसे हमने रवि एसी अक्सर की कॉपी देख ली, प्रेजेंटेशन हमको कैसे सुधारना है, यही गलती नहीं करना है। एक ही बार में हमको लेना है, नहीं कि 4-5 बार रैंक सुधारने के लिए हम अटैम्प्ट दे रहे हैं। एक ही बार में आप ये सोचें कि हमको सीधा IAC लेना है या फिर किसको IPS लेना है तो वो रैंक मिले, है ना। बार बार अटैम्प्ट सुधारने के लिए कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप जो गलती हुई है उनसे और जो बताते हैं उनसे हम सीखने का ट्राई करते हैं ना। उसके बाद फिर राइटिंग, फिर मात्राएँ। हिंदी मीडियम सबसे ज़्यादा मात्राएँ में गलती करता है, धा लिखने नहीं आता है। ये धा और ये धा में क्या अंतर है, ये डिफरेंस नहीं आ रहा है, तरा लिखना नहीं आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें गलती सुधारें आप और अच्छे से लिखें इनको, है ना। और बाकी एग्जांपल का यूज़ तो बता दिया हम कैसे करें अनुदीप सर ने, है ना। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो अभी रिसोर्सेज में एथिक्स के नाम में क्या क्या है हिंदी मीडियम के लिए, लेक्सिंगन पढ़ें क्या सुब्बा राव पढ़ें, क्या इनके नोट्स पढ़ें क्या इनके नोट्स पढ़ें, ठीक है। सब कन्फ्यूज़न बैठा हुआ है, मैंने आपके सामने सब ला दिया हुआ है। अब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि नोट्स कहाँ से तैयार किया है मैंने और क्या किया है, ठीक है। देखो लेक्सिकन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो लेक्सिकन में मैंने क्या क्या किया है, मतलब लेक्सिकन की बुक तो ले लिया मैंने, लेक्सिकन को मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन उससे मेरे को बहुत अच्छी चीज़ क्या लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेक्सिकन से बहुत अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, जैसे पहले सिलेबस में अपना नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध है ना, तो पहले में लिखा है कि महान नेताओं के जीवन में शिक्षा का क्या योगदान है। तो शिक्षा के योगदान में उन्होंने टू द पॉइंट लिखा है, बिल्कुल मानव के प्रति, मानवता के प्रति आदर, प्रत्येक के लिए गरिमा, है ना, अहिंसा और शांति। तो ऐसे जो पॉइंट है ना टू द पॉइंट, ये मेरे को लेक्सिकन की बुक से मिले। यदि मैं इन कोचिंग के नोट्स देखूंगा, इन कोचिंग के नोट्स या फिर इन कोचिंग के नोट्स, तो उनकी कोचिंग के नोट्स में टू द पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। नहीं, आप खोल के देख लेना, इनके कोचिंगों में टू द पॉइंट्स नहीं लिखा हुआ है, ये केवल ये बुक में पढ़ें। अब बुक लोगों को पढ़नी नहीं है, पढ़ना तो यही है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इनके जो नोट्स हैं ये ख़राब है, मैंने भी इनके नोट्स से, मतलब इन्हीं के नोट्स से मैंने अपडेट किया हुआ है। इनके नोट्स तो मैंने देखा नहीं है तो मैं इनके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन मैं इनके नोट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने खुद इनके नोट्स से तैयार किया हुआ है, पर कुछ चीज़ मैंने अपने इससे किया हुआ है जो बुक से, क्योंकि कई टॉपर्स कहते हैं कि बुक्स में जो लेक्सिकन पढ़े हैं, सुब्बा राव पढ़े, तो इसकी वैल्यू हमको अभी समझ आती है। ऐसे अपने को जो बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं ना, इसमें समझ नहीं आता हमको। तो इनके नोट्स में जो गलती थी कि वही पैराग्राफ वाइज में लिखा हुआ है, टू द पॉइंट लिखा है, वो इस बुक में मिलेंगे। जैसे देखो, महान सुधारकों के जीवन से शिक्षा क्या ले सकते हैं, मानवता के लिए आधार, ये वही बात। ये जो टू द पॉइंट कहता हूँ ना, जब आंसर हमको टू द पॉइंट लिखना है और ये कहाँ से मिलेगा, अपने को यहाँ से मिल जाएगा। आपने यदि इनके नोट्स पढ़े होंगे तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन जो नोट्स हैं ना, जो टू द पॉइंट है वो आप यहाँ से लीजिए इनको, है ना।
ये कुछ मैं ऐसा देखो ना, कुछ चीज़ मेरे को अच्छी लगी है, जैसे जैसे सेकंड हो गया अभिवृत्ति मनोवृत्ति के बारे में जो यूनिट है अपनी, वहाँ से मेरे को कुछ चीज़ अच्छी लगी तो मैंने वो हाईलाइट कर लिया और उसको मैंने अपने नोट्स में अपडेट कर लिया है ना। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में ये बता दिया। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ यार कि मैंने एक ही जगह से सब चीज़ किया हुआ है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैंने बहुत सारी जगह से किया हुआ है। मेरे आपको सजेशन भी दे रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई करिए, टाइम लगेगा, ताकि ऐसा है कि आपको क्लियर हो जाएगा और ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आप यही चीज़ करते रह जाएंगे या फिर यही चीज़ करते रह जाएंगे ना, आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी फिर ऐसे में, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग। तो ऐसी चीज़ करेंगे और टू द पॉइंट करेंगे ना, आपको तो हेल्प होगा, है ना। अब उसके बाद सुब्बा राव के नोट्स की बात करते हैं ना, जैसे ये तो सुब्बा राव की बुक में मैंने एक ही यूनिट पढ़ा हुआ है। अब उन लोग बुक से क्या पढ़ा हुआ है मैं आपको सजेशन तो नहीं दूंगा, पर आप एक बार ट्राई करना। जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा जैसे भी, पर मैं नहीं चाहता कि आप डबल मेहनत करो, पर एक बार यदि PDF मिल जाए इस बुक का या फिर कहीं से भी मिल जाए, इस बुक में आप एक ही यूनिट पढ़ना। वो भी कौन सी यूनिट पढ़ना बोल रहा हूँ, यूनिट 5 अपनी जो महान सुधारक वाली है ना, उसमें से, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यारा लिखा हुआ है। जैसे सुकरात के बारे में उन्होंने क्वेश्चन लिखा है ना, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया, उनके सुकरात के नैतिक विचार के बारे में बताया। तो आप एक बार पढ़ेंगे ना, आपको आइडिया लगेगा इससे, तो आपको काम आएगा। फिर उसके लास्ट में सबसे मेन चीज़ तो ये सुकरात के दर्शन का सार का संक्षेप। अब सुकरात के जितना संक्षेप है ये पूरा बुक में नोट्स में दिया हुआ है सुब्बा राव में, उसके बाद इनका संक्षेप भी बता दिया है ना। तो इस संक्षेप में टू द पॉइंट लिख दिया हुआ है कि सुकरात पहले सुव्यवस्थित आचार शास्त्री थे, अपने जीवन का अधिकांश राज्य परीक्षा से बताते हुए थे। तो इसमें से आपको क्या क्या पॉइंट काम का लग रहा है वो आप ले लेंगे। जैसे ये सुकरात का मानना है कि कोई जानते बूझते बुरा काम नहीं करता, इस सोच विचार को नैतिक बुद्धि वाला है। ये इसको आप कोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इस टाइप के फिर ये इसलिए बोल रहा हूँ ये यूनिट काम आएगी, क्योंकि आपने एक चीज़ तो देखा होगा, जो अपने ए से पूछ रहा है आजकल वो फिलॉसफी वाले पूछ रहा है ना। तो फिलॉसफी वाले पूछ रहा है, तो जैसे मान लो यही क्वेश्चन डाल दिया, क्या डाल दिया क्वेश्चन में कि अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है, ये डाल दिया। अब उसको एक्सप्लेन करना कि किसने दिया है, सुकरात ने कहा है। तो इसके बारे में डिटेल में इस बुक में दिया हुआ है। तो आप ये करेंगे तो आपका 2 काम हो जाएगा। यदि आप सुब्बा राव से ये चीज़ पढ़ते हैं तो महान नेताओं वाली जो अपनी यूनिट 5 है ना, ऐसे में भी काम आएगा और एथिक्स में भी काम आएगा। ऊपर से ये संक्षेप वाले जो दिया हुआ है ये भी काम आएगा ना। उसके बाद इस बुक की बेस्ट बात क्या लगती है, केस स्टडी हर एक के बाद दी हुई है। जैसे कोई टॉपिक पढ़ दिया, जैसे इन्होंने अभिवृत्ति के बारे में कोई टॉपिक बता दिया, ठीक है, तो अभिवृत्ति के बाद इनकी केस स्टडी भी दे दी गई है कि केस स्टडी क्या क्या हो सकती है ये। उसके बाद क्वेश्चन जो फॉर्मेट रहता है केस स्टडी का वो देंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन भी किया हुआ है। तो केस स्टडी के लिए भी मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगती है। अब मेरे को टू द पॉइंट भी पता चल जाता है और सब चीज़ मिल भी जाता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट पार्ट तो यही है कि सुधारक वाला और जो अपने ऐसे में काम आता है वो कहाँ से करना है, तो वो यहाँ से कर लीजिएगा आप, ठीक है। और ये कोचिंग के सबसे बेस्ट बुक, सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को इनका क्वेश्चन बैंक। इनका क्वेश्चन बैंक में हमें हमेशा यूनिट वाइज दिया हुआ है और डेफिनेशन लास्ट में आप देखेंगे। सत्यनिष्ठा की डेफिनेशन दिया हुआ, उसमें अनुनय की डेफिनेशन दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठा की डेफिनेशन दिया हुआ है। उस डेफिनेशन को आप हमें मतलब एक चीज़ देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का PDF मिल जाए आपके पास या फिर मार्केट से खरीद लोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा इसका, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन बहुत अच्छी दी हुई है। हाँ, नोट्स का तो मैं बता नहीं सकता। देखो अपडेट तो इनके नोट्स से मैंने भी किया हुआ है। मैंने नोट्स क्या क्या किया हुआ है, जितनी चीज़ लिखा हुआ है जिसमें से एक चीज़ बस ये चीज़ नहीं किया हुआ है, बाकी इस चीज़ों से मैंने अपने नोट्स को बनाया हुआ है और एक जगह कंसोलिडेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आपने यदि ये करा हुआ है तो आप इस बुक से थोड़ी थोड़ी चीज़ अपडेट कर लो। जैसे ये है, यदि आपने अभी तक एथिक्स स्टार्ट ही नहीं किया है करना है, तो पहले आप ये बुक को एक बार पढ़ लो। इनके एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, उसके साथ साथ सुब्बा राव को एक बार देख लेना और उसमें खासकर ये वाली यूनिट, ठीक है। और आप चाहे यहाँ से पढ़े हो चाहे यहाँ से पढ़े हो, आपको तो सजेशन दूंगा एक बार ये बुक जरूर पढ़ो आप। जो लिखा हुआ है ना इसमें महान नेताओं वाली यूनिट, बहुत हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी तो आपको मैंने हर एक टॉपिक में बता दिया है, जितने देखा हुआ है, तो जितनी चीज़ बताया उसको अच्छे से फॉलो करो, वही है ना। और सबसे बड़ी बात है इसको फिनिश करने की। तो देखो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मान लो कई लोग कहते हैं ना स्टूडेंट, कई लोग कि सर हम अभी क्या करेंगे, अभी तो हम सोच रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर तक एथिक्स को नहीं करते, अभी हम करते हैं GS 1, 2, 3। GS 4 को हम कब करेंगे, नवंबर और दिसंबर में। अभी नहीं करते सर, हम करेंगे दिसंबर में। लेकिन देखो उसकी मैं क्यों बोलता हूँ उसको अभी करना, उसके पीछे रीज़न बताता हूँ आपको। आप नवंबर दिसंबर में जब करेंगे उस समय आपको प्रेशर आएगा काहे का, प्रीलिम्स का। यार हमको थोड़ा बहुत प्रीलिम्स स्टार्ट करना है, प्रीलिम्स का हमको पढ़ना है।
तो प्रेशर आएगा। अब प्रेशर के चक्कर में आप एथिक्स को कचरा जैसे पढ़ लेंगे। कचरा जैसे कैसे? ना एग्जाम्पल का यूज़ डाल पाएंगे, ना केस स्टडी का डाल पाएंगे, ना डेफिनेशन में अंतर कर पाएंगे। पढ़ेंगे यही समझ नहीं आने वाला है आपको। समझ रहे हो आप? महीना आ जाएगा दिसंबर में आ जाएगा लास्ट, फिर दोस्त बोलेगा आपका यार तू प्रीलिम्स पढ़ रहा है कि नहीं, तो फिर लगेगा कि हाँ यार सब लोग तो प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, मैं भी प्रीलिम्स पढ़ता हूँ। ये जो 2 यूनिट बचती है, 2 यूनिट कौन सी बचती है ये भी बता रहा हूँ आपको एथिक्स में। ये बचती है महान सुधारक, और आपकी कौन सी, केस स्टडी, और बनती है सिविल सेवाओं की भूमिका वाला। ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ता है, देखते से पढ़ता है, तो ये सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी पूरी छूट जाएगी। अब ये कब करेंगे भाई साहब? ये करेंगे प्री और मेंस के बीच, जब रहेगा 2.5 महीने का गैप। अब उसमें ये करेंगे या फिर अपना ऑप्शनल पढ़ेंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त तक आप ये एथिक्स को निपटा दो, पूरा ही निपटा दो, ताकि आपको बाद में कंप्लीट ना हो। क्योंकि देखो ना, GS4 में आपको करना ही क्या है, 7 यूनिट 8 यूनिट करना है, ख़त्म। आप बढ़ रहे हैं GS1 में, जहाँ पे आपको पता है कि हिस्ट्री है, वो भी मॉडर्न है, एंशिएंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, मिडाइवल है। पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, पढ़ रहे हैं आप इंडियन सोसाइटी। इतनी यूनिट करोगे GS1 में, तब आपको मिलेंगे 100 अबव, इतने नंबर। ये यूनिट आप करोगे और अभी ख़त्म कर दो, वो भी बहुत अच्छे के साथ, तो आपको आराम से 100+ आराम से मिल जाएंगे, वो भी कम टाइम में। तो इसलिए बोलता हूँ इसमें मेहनत कर लो अभी, और अपने नोट्स बना लो इसमें, ताकि बाद में करने का झंझट ना रहे आप पे। ठीक है, इसलिए अभी कर लो ख़त्म, ना कि नवंबर और दिसंबर तक ले जाने की सोचो, है ना। फिर वही है, सिलेबस को हमेशा नोट मेकिंग के थ्रू करो, वो भी टू द पॉइंट। क्योंकि इससे हमने देख लिया कि हमेशा क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं 10 मार्कर पूछे हुए हैं, वो भी हमको कैसे लिखना है इसमें हम डिटेल में बात कर चुके हैं ना। डेफिनेशन एग्जाम्पल पूरे आंसर में यूज़ करना है हमको, है ना। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा है, और कम से कम ठीक है कि आप लोग ये वीडियो देखते नहीं हैं, है ना। क्योंकि इतना सुने आपने, तो इतना तो है कि आप ये वीडियो देखने लायक देखते तो होंगे नहीं, और ये कोई मतलब नहीं है, ये सब टाइम पास है। देख लो, मैं तो ताजू मानता हूँ यार। 208 के व्यू, रॉयल एंट्री, ये कोई IAS है भी नहीं। जैसे ये IAS को ऐसी तो गाड़ी भी नहीं मिलती है। ये जो गाड़ी दिख रही है ना आपको, ये गाड़ी तो आपको IAS को दिखती भी नहीं है, मिलती भी नहीं है, जिसका ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों में मत रहो, कोई मतलब नहीं है ये सब। ठीक है, पुलिस फोर्स देख लिए, IAS देख लिए, लाइक कर रहे हैं, इस चीज़ में ही IAS बन गए तो हो गया। GS1 GS2 GS3 GS4 पढ़े नहीं है, ये सब देख के IAS बन गए, कोई मतलब नहीं है, सब चीज़ छोड़ो। चलो, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सुना, और आई होप आपको बहुत सारी चीज़ डाउट क्लियर हुए होंगे। यदि कुछ भी डाउट होता है आपको, आप कमेंट में करें, मैं आपको यदि पॉसिबल होगा तो जल्दी से जल्दी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम की लिंक है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ, बहुत सारी हेल्पफुल होता है जो आप लोगों को। ठीक है, तो यदि पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, है ना। ठीक है, और यदि मेरे को कोई रिवार्ड देना है, कुछ देना है यदि मेरे को, तो आप सब्सक्राइब कर दो, तो मेरा बहुत बड़ा रिवार्ड हो जाएगा वो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।